लाइव। नमस्ते, मैं पारुल। नमस्ते। आज मैं फिर से हाजिर हूँ यहाँ शिवना प्रकाशन के पेज पर एक पुस्तक चर्चा में, जिसमें मेरे साथ भाग ले रही हैं गीताश्री जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, इतिहास और साहित्यकार हैं, हम सभी जानते हैं। दोस्तों, गीताश्री जी की एक किताब शिवना प्रकाशन से आई है अभी हाल ही में संस्मरणों की, उसका नाम है वो क्या था। तो इसमें संस्मरण हो या रेखा चित्र हो, जो भी कथा से, उपन्यास से, कहानियों से अलग तरह की जो भी विधा है साहित्य की, इन्हें पढ़ना हमेशा रुचिकर होता है। इनमें पाठक, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को ज्यादा नजदीक पाता है जिंदगी के और लेखक के दृष्टिकोण के। तो इसी पर मैं गीताश्री जी से बात करना चाहती हूँ। और गीताश्री जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो जिजीविषा, जो जीवट गीताश्री जी में है, वो बहुत कम लोगों में मिलता है। लेखन के लिए, साहित्य के लिए, हिंदी के लिए जो इनका डेडिकेशन है, जो इनका कार्य है, जिस तरह ये रेखा चित्रों पे और संस्मरणों पे कार्य कर रही हैं, उन्हें कलेक्ट कर रही हैं, लिखवा रही हैं लोगों से, ये नहीं कि खुद लिख रही हैं, लिखवा भी रही हैं लोगों से। और उसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि पिछले 2 हफ्ते से वो कोरोना से पीड़ित हैं, अपने घर में होम आइसोलेशन में है इस समय, और मेरे कहने पर यहाँ लाइव में आने को तैयार हो गई हैं। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कोरोना के जो मरीज होते हैं ना, अकेलेपन में, और उससे मर गए, हाय ये हो गया। और गीताश्री जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं क्या कहूँ, धन्यवाद। तुमने इतना परिचय देके मुझे इतना इमोशनल कर दिया, मुझे कोरोना सुन के अब दहशत होती है। मैं अभी तक कोरोना पॉजिटिव हूँ और 14 तक होम आइसोलेशन में हूँ, लेकिन मैं अब ठीक हो रही हूँ और उम्मीद है कि होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद जब मैं टेस्ट कराऊंगी तो मैं निगेटिव आऊंगी, क्योंकि मेरा स्वभाव तो पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव तो आना ही था। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों से बता के हड़कंप नहीं मचाना चाहती, और ना मैं चाहती हूँ कि लोग घबराएं इस बात से। जब मैं पूरी तरह से, जब मेरा टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, तब मैं अपने अनुभव लिखूंगी और सब दोस्तों से बात करके उन्हें बताऊंगी कि ये कैसी बीमारी है, इसे कैसे लड़ना चाहिए और नहीं घबराना चाहिए, लेकिन फाइट करना चाहिए जंग की तरह, जैसे जिंदगी एक जंग है। तो शुक्रिया पारुल, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस किताब पर आप बात करने मुझसे आई, और शिवना प्रकाशन का मंच को पहले ही शुक्रिया कि हम अभी 1 घंटे अपने दोस्तों से, साथियों से, आपसे बातें करेंगे। तो फ्लोर आपके हाथ में है, आप हाँ, मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि संस्मरणों पे, रेखा चित्रों पे जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, ये आपके मन में कहाँ से आया? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप भी इसे लेखक के तौर पर भी और पाठक के तौर पर भी ज्यादा नजदीक पाती हैं, ज्यादा प्रामाणिक पाती हैं? जी, बहुत अच्छा पारुल, इस पर मुझे बहुत कुछ अपनी बात कह पाऊंगी। सबसे पहले रेखा चित्रों पे बात करते हैं कि देखिए, मैं जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं एक कहानियां, एक काल्पनिक दुनिया का केमिकल गोल होता है उसमें, लेकिन मैं शुरू से रेखा चित्र, शब्द चित्र, निराला जी, महादेवी जी, राम वृक्ष, बेनीपुरी, इन लोगों का, और मुझे जीवनियाँ बहुत पसंद, मुझे इंटरव्यूज बहुत पसंद। जो कथेतर विधा है वो मुझे ज्यादा पसंद, अगर मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है तो कथेतर विषय। कथा लिखती हूँ, वो अलग चीज है, उपन्यास लिखती हूँ अलग बात है, लेकिन मेरी पसंद भी है कोई चीज, तो मेरी पसंद है कथेतर चीजें। तो मुझे रेखा चित्र बीच में आज से 5 साल पहले इस तरह की बातें हो रही थी कि विधाएं लुप्त हो रही हैं साहित्य में, कई तरह की विधाएं लुप्त हो रही हैं। तो उस समय मैंने फिर इसको जांचने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन कौन सी विधा लुप्त हो रही है। कहानियां खूब लिखी जा रही है, कहानीकार खूब आ रहे हैं, कवि खूब आ रहे हैं, हाँ, और पत्रिकाएं हैं इतनी सारी, तो ऐसी कौन सी विधा है जो नहीं लिखी जा रही है। तो उसमें मुझे कई चीजें मिसिंग लगी, जिसमें रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा, रिपोर्टाज, ललित निबंध, इस तरह की बहुत सारी विधाएं हैं जो एक समय में पीक पे थी और वो साहित्य के केंद्र में थी। अभी केंद्र में कथा है और कविता है,
ये सब हाशिए पर है। तो फिर मैंने और रेखा चित्रों में क्या है, एक अलग तरह की जिंदगी होती है, एक विश्वसनीयता होती है, वो हुँ, आपकी मेमोरी की एक फोटोकॉपी होती है। तो मुझे बहुत लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। मैं चाहती तो खुद भी अपनी किताब लिख सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि अकेले मैं क्या कर लूँगी? तो अपने साथ मेरे जितने सीनियर्स हैं, समकालीन हैं, मेरे से जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं, सबको जोड़ के तब एक सामूहिकता में कोई अभियान छेड़ा जाए तो एक बात हो, एक स्वीकृति मिलती है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। और मैं हमेशा दो क्रिएटिविटी के मामले में समूह को साथ लेकर चलने में यकीन करती हूँ कि हम सब मिलकर जब बात करेंगे तो ज़्यादा फ़ोर्स होगा उस बात में। ये अलग है कि हमें प्रकाशक मिलने में मतलब बहुत सारे लोगों ने संशय से देखा, लेकिन शिवना प्रकाशन शुरू से मेरे साथ, मेरे काम पे भरोसा उनका रहा कि और मैं तो एक अंक निकाल के रह जाती, लेकिन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और ये सिलसिला वो उनका बस चले तो शिवना प्रकाशन का बस चले तो सिलसिला कभी खत्म ही ना हो। लेकिन मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अब ये रेखा चाहती हैं। चित्रों से बाहर निकल के हम संस्मरण की तरफ चलते हैं। तो फिर मैं संस्मरण की तरफ आई। जी। पारुल आप मुझे दिखनी बंद हो गई। जी, पारुल जी, आपका मैं आ कैमरा रही हूँ। ऑफ हो गया। आप कैमरा ऑन करिए। जी, जी, मैं आ रही हूँ, ये कहती हूँ। हुँ, हुँ। लाइव में कोई बटन टच नहीं करना चाहिए, खतरे होते हैं। रितंभरा प्रकाश हैं, जल्दी स्वस्थ हो गीता दीदी। शुक्रिया रितंभरा, तुम सबकी, आप सबकी दुआओं का है कि मैं ठीक हो रही हूँ। और आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, फिर भी मुझे लगा कि बात करने का मौका मुझे छोड़ना नहीं। कोई बटन अब हाथ ना लगाना पारुल, प्लीज़ हाँ कुछ जी, भी टच जी, मत जी, वो कोई करना। कॉल हाँ, आ गई थी। जी, मैं अब हाँ, समझ गई हूँ। मैं इसीलिए, एक हाँ। बात पूछना चाहती हूँ जैसे हुँ, आपने अभी रेखा चित्रों का ज़िक्र किया, तो मेरे कुछ दोस्त भी होंगे और कुछ मेरे भी संशय थोड़े क्लियर होंगे कि संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर क्या है? मुख्य हाँ, हाँ। अंतर क्या है? देखिए, रेखा चित्र क्या है कि एक व्यक्ति के साथ उसकी पूरी पर्सनालिटी ड्राइंग होती है, जैसे एक किसी व्यक्ति का जी, आप ड्राइंग खींचते हैं तो नैन नक्श उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसकी रेखाओं के जरिए उसकी पूरी पर्सनालिटी बताते हैं। रेखा चित्रों में क्या है कि आप किसी एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं उसमें, उसकी खूबियों खाबियों, जिसने आपको जिंदगी में बहुत कभी प्रभावित किया हो, तो आप उस पर कुछ वो लिखने लायक हो, उस पर कुछ लिखना चाहते हो तो लिखते हैं आप। संस्मरण है, एक स्मृति चित्र है जिसमें आप किसी जगह से जुड़ी हुई, किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई एक हुँ, घटना होती है, कोई सपना होता है, कोई एक वृक्ष है, मतलब कुछ भी, वो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसके साथ आपकी कोई एक स्मृति जुड़ी हो, जिसके साथ कोई संस्मरण, किसी शहर के साथ, किसी नदी के अच्छा। साथ, किसी पहाड़ के साथ, किसी बिल्डिंग के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों के साथ संस्मरण लिखे जाते हैं, लेकिन इसलिए संस्मरण रेखा चित्र से ज्यादा आत्मीय है। रेखा चित्र संस्मरण में फर्क ये है कि रेखा चित्र आप किसी से प्रभावित होते हैं तो उस पर लिखना पसंद करते हैं। संस्मरण में क्या है, आप जो आपके बहुत आत्मीय रहा हो, जिस पर आप कुछ लिखना, जिसके प्रति आप अपनी भावनाएँ व्यक्त करना चाहते हो, तो आप उस पे एक हर संस्मरण तरह की लिखते हैं। भावनाएँ, जी, नेगेटिव भी, हर तरह की पॉज़िटिव भावनाएँ, भी या हाँ, उसका लिखते हैं। कैरेक्टर का पूरा वर्णन। हाँ, पूरा। लेकिन ये किताब हमारी ज़रा अलग है, ये व्यक्ति हुँ। केंद्रित नहीं है, ये किताब हमारी थोड़ी अलग है, उस पे हम आगे बात करेंगे। मैं इसी इसी पे सवाल पे आ रही थी कि इससे पहले भी आप इस तरह के उस पे किताब लिख चुकी हैं भूत खेला नाम से और हाँ। रेखा चित्र की भी आपकी जो लास्ट बुक आई थी, वो भी एक मतलब रेखा चित्र थे लेकिन एक किसी खास विषय पर थे। अ, रेखा चित्र, हाँ, हाँ, जी, हाँ, जी, बिल्कुल, जी, आपको बहुत याद है। जो रेखा चित्र का पार्ट 3 है, बारिशों जी, की जी, जुबानी, वारिसों की वो ज़ुबानी, तो जी, जी, हाँ, बारिशों की जुबानी वो तो हिंदी में अपनी तरह का बिल्कुल अलग काम है। मैंने नहीं लिखा उसमें कुछ में, मेरा एक चैप्टर नहीं है। उस जी, किताब में मेरी भूमिका सिर्फ़ इतनी है कि मैंने लोगों से लिखवा कर उसमें डाला है और संपादन किया है। मेरा उसमें कोई जी, आर्टिकल नहीं है सिवाय भूमिका के। लेकिन जी, वो किताब हिंदी में अपने तरह की बिल्कुल अकेली किताब है, क्योंकि हम लोग सब इन दिनों विमेन हिस्ट्री की बात करते हैं कि स्त्रियों का इतिहास लिखा जाए। इस समय आप जी। देखेंगे बीबीसी ने एक सीरीज चला रखा है, हमारी पुरखिन करके। तो हुँ, हमारी हुँ। पुरखिन एक वो भी हैं जिन्होंने हमारे लिए रास्ते आसान किए।
पहली फोटोग्राफर, पहली कहानीकार, पहली आंदोलनकर्ता, पहली पहली स्त्रियां थी, पहली स्नातक, तो पहली संपादक, पहली पत्रकार, तो वो जो जिन्होंने हमारे लिए रास्ते खोले। लेकिन मैंने जो किया उसमें विमेन हिस्ट्री कई तरह की होती है। जैसे एक हम सब जो स्त्रियां आज मंच पे आप बात कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं धड़ल्ले से बोल पा रही, मुझे जुबान आई है। 19वीं शताब्दी तक तो स्त्रियां गूंगी गुड़िया थी, 20वीं शताब्दी आते आते मुखर हुई, 21वीं शताब्दी में तो एकदम बूम पे है, चरम पे है स्त्रियां। तो ये साहस कहाँ से आया, ये यहाँ तक पहुंचने की यात्रा हमारी कैसे रही? हमने अपने आप ये हासिल नहीं किया, बल्कि हमारी जो पुरखिने थी, घरेलू पुरखिने, नानी, दादी, मामी, माँ, ये जो हमारी स्त्रियां थी, जो गुमशुदा स्त्रियां हैं, जो इतिहास में ओझल स्त्रियां हैं, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें खड़ा किया, जिनकी चुप्पी की जुबान हम हैं, जिनकी चुप्पी का विस्फोट हम हैं, हम उनकी चुप्पी का विस्फोट है, जो अब जिस पैट्रियार्की में उन्होंने जिंदगी गुजारी, उससे हमें जो मुक्ति दिलाई, उन स्त्रियों को मैं चाहती थी कि हम सब लेखिकाएं जो अभिव्यक्ति के इस दौर में जो अभिव्यक्त कर पा रही हैं, जो लिख पा रही हैं, अपने सारी दुश्वारियों से लड़ के अपने को अभिव्यक्त कर पा रही है, ये साहस कहाँ से आया, ये हुनर कहाँ से आया, ये शिक्षा कहाँ से आई? ये सब जिन स्त्रियों ने हमें इस लायक बनाया, वो हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, वो सब कहीं गुम हो गई। तो हम सब मिलकर, हम कहानियां बहुत लिखते हैं, बहुत कविताएं लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं दुनिया में, रिपोर्ट बहुत लिखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी माँ को उस तरह से, पिता पर इतनी भावुक कविताएं मैंने पढ़ी हैं, इतनी भावुक कविताएं पढ़ी हैं, क्या हमने कभी अपनी दादी, कभी अपनी नानी, उनके संघर्षों को याद किया है? उन्होंने किस तरह की लड़ाइयां लड़ी? और बारिशों की जुबानी पढ़ने के बाद तो मेरी बहुत सारी लेखिकाओं के बारे में मेरी राय बदल गई। उन लोगों की, किसी की दादी की संघर्ष की कहानी पढ़ी, किसी की माँ के संघर्ष की कहानी पढ़ी, किसी के नानी के संघर्ष की कहानी पढ़ी। उस किताब को एडिट करते समय मैं लगभग रोती रही। एक एक आर्टिकल ने मुझे रुलाया कि किसी की दादी इतना स्ट्रगल करके अपने बच्चों को भी पाल रही है, अपना जमीन बचा रही है, विडो दादी है, उस समाज से को ललकार के और एक अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाती है। किसी की माँ अपनी खुद कैद में है लेकिन अपनी बेटी को आजादी देती है। स्त्री का इतिहास बारिशों की जुबानी के माध्यम से मैंने कहने की कोशिश की, क्योंकि हम जिस आजादी को आज का जश्न मना रहे हैं, वो यूं ही नहीं आई है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल वाली बात पे, कि हमें स्त्रियों को आजादी बिना लड़ाई के, बिना क्रांति के नहीं मिली है, बिना उन स्त्रियों के संघर्ष के नहीं मिली है, बिना उनकी आकांक्षाओं के नहीं मिली है। हम सब उनकी चुप्पी का विस्फोट, हम सब उनकी आकांक्षाओं का मूर्त रूप है। इसलिए मैंने वो बारिशों की जुबानी, जो सबसे अलग किताब है, उसको एडिट किया। और मैं, जिसको कहते हैं ना आत्मसंतोष मिलना, आप जीवन में बहुत क्रिएटिव काम करते हैं, तो आपको किन किन कामों से आत्मसंतोष मिला अगर पूछा जाए, तो ये बारिशों की जुबानी से मुझे बहुत आत्मसंतोष मिला। रेखा चित्र भी मैंने किए, 2-2 पार्ट किए, लेकिन जो आत्मसंतोष जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ना आंसू बहा बहा के काम किया, वो बारिशों की जुबानी है। और लेखिकाओं ने क्या लिखा है, मैं उन सब लेखिकाओं को बहुत बहुत आदर से भरी हूँ उनके प्रति। बड़ी बड़ी बुक फेयर में बहुत चली वो किताब। जी, बहुत आती थी, खत्म हो जाती थी। आज क्यों अपने तरह के, अपने तरह की अकेली किताबें, बाद में बहुत सारी लेखिकाओं ने कहा हमें कि हमें क्यों नहीं शामिल किया। मैं तो संकोच में बहुत लोगों को नहीं कहती हूँ, कि लोग प्रॉमिस कर देते हैं और लिखते नहीं हैं। फिर मुझे लगता था कि मुझे देंगे कि नहीं देंगे, तो फिर भी मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचूं। मैं पहुंची। और पार्ट 2 का बहुत दबाव है। सबसे अधिक बाहरी दबाव तो आप छोड़िए, हमारे जो प्रकाशक हैं, लेखक भाईजान हमारे पंकज सुबीर जी, उनका तो बस चले तो कोई सीरीज खत्म ही ना करे, उन तो पार्ट 2 कर दीजिए। कोई किताब आप उनको दीजिए तो कहेंगे पार्ट 1 गया नहीं, कि कहेंगे पार्ट 2 भी कर दीजिए। तो उनके साथ ये कि मैंने इतना उत्साही, इतना सहयोगी, इतना इमोशनल प्रकाशक मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में, कि जो इतना बड़ा लेखक भी है। बड़ी बात और जी, बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस जीवन में नहीं भूल सकती ये सब चीजें, उनका जो ये सहयोग है, मैं नहीं भूल सकती।
जी, इसके संस्मरण के संपादन के बारे में भी मैं अभी और भी आपसे पूछूँगी, लेकिन अभी जो बात आपने की है स्त्रियों के इतिहास के बारे में, ये आपसे मैंने पहले भी कई बार सुना है, तो मैं इसमें थोड़ा और पूछना चाहती हूँ कि लिखा तो जा ही रहा था, स्त्रियाँ भी उन कहानियों में थी, उन उपन्यासों में थी जो लिखा जा रहा था। कुछ उपन्यास जो पुरुष लेखकों ने लिखे हैं, उसमें भी मुख्य पात्र स्त्री थी। तो ऐसा क्यों आप कहती हैं कि इतिहास छूट गया है? देखो, कहानियाँ इतिहास नहीं होती। इतिहास हुँ, अलग चीज़ है, कहानियाँ अलग चीज़ है। कहानियों में पुरुषों ने तो बहुत लिखा है, पहले पुरुष ही लिखते थे, लेखक ही होते थे, लेखिकाएँ बहुत कम थीं। तो और कहानियों को हम इतिहास नहीं मान सकते, गल्प नहीं है इतिहास। हुँ, इतिहास वो है जिसमें आप इस समाज और देश के लिए जो स्त्रियों ने कुर्बानी दी, स्त्रियों हुँ, की सामाजिक हैसियत में बदलाव के लिए जिन स्त्रियों हुँ, ने क्रांति की, आंदोलन किया, हस्तक्षेप किया, उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। जैसे स्वाधीनता आंदोलन में जिन स्त्रियों ने भाग लिया, उनका इतिहास कहाँ है? जिन जिन स्त्री रुखमा बाई का इतिहास कहाँ लिखा गया? अभी सुधीर चंद्र की एक किताब है उस पे, सावित्री बाई फूले का इतिहास। तो इस तरह की अनेक स्त्रियां थीं जो ओझल रह गईं। जिन अभी आप ढूंढेंगी, सबसे पहली स्त्री कौन थी जिसने बीए पास किया? सबसे पहली हुँ, डॉक्टर कौन थी? सबसे पहली किस स्त्री ने तलाक मांगा था? सबसे पहली कौन सी स्त्री थी जिसने जो संपादक बनी? सबसे पहली स्त्री कौन थी जबकि वो जिसने पहला जो कहानी लिखी? प्रहार है वो करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हाँ, मुश्किल हाँ। होता तो जो पहली चोट, जो आवाज़ उठाई, वो कौन थी? वो है। पहली स्त्री कौन थी? तो उनका इतिहास भी अभी अब लिखे आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि धीरे-धीरे अब चीज़ें अच्छा हमें भी ढूँढना चाहिए और ये दायित्व हम पुरुषों पे क्यों डालें? जैसे स्त्री लेखन की आलोचना का भार हम पुरुषों पे नहीं डालते, पुरुष आलोचना पे, हुँ, उसी तरह से हम जी, स्त्री लेखन का भार उन पे क्यों डालें? उनके लिए स्त्रियाँ कमनीय रही हैं, कामना की वस्तु रही हैं, वो नक्सिक वर्णन करते रहें, श्रृंगारिक कविताएँ लिखते रहें, वो उनका दुख-सुख भी लिखें, वो सब करते रहें। लेकिन हमें अपना इतिहास ढूँढने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किससे जुड़े हैं? हम अपनी परंपरा से जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए, ये तो मान कर चलना पड़ेगा कि 2 यूनिट है, स्त्री और पुरुष। तो मैं पुरुषों की परंपरा से अपने को जुड़ा हुआ नहीं महसूस करती। मैं मीराबाई की परंपरा से ज़्यादा जुड़ना पसंद करूँगी और कंफर्टेबल हूँ, मैं तुलसीदास से नहीं जुड़ती हूँ। मैं मीराबाई से जुड़ती हूँ, मैं महादेवी से जुड़ती हूँ। तो मुझे मेरी परंपरा चाहिए, जिससे मैं जुड़ के अपने को देख सकूँ। तो वो कहाँ है? हमारा इतिहास मीराबाई से शुरू होता है साहित्य में। तो कहाँ गया? उसके उनके पैरेलल उनके पहले, उनके बाद की स्त्रियाँ कहाँ हैं? जी, हमें तलाशना है, उनका इतिहास हमें लिखना है और उनका जो जी, गलत मूल्यांकन हुआ, जिस तरह से मीराबाई का गलत मूल्यांकन हुआ कि एक प्रेम कवियत्री को भक्त कवियत्री कह के उनकी सारी कामनाओं पे भक्ति की माला फेर दी गई। तो इस तरह के स्त्री लेखन को दबाने की और उसकी पहचान बदलने की जो कोशिश हुई, स्त्री इतिहास को मोड़ने की जो कोशिश हुई, उसको बदलने की जो कोशिश हुई, मेरा उन उन चीजों पे है कि पुनर्लेखन अगर लिखा भी गया है कहीं, तो उसे स्त्री दृष्टि से लिखा जाना चाहिए। उसे स्त्री हुँ, लिखे अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को। हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सिमोन कहती है स्त्री के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो हम इस विनिंग पोजीशन में है कि हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। तो हम चाहे हम सब मिल के अपना इतिहास लिख सकते हैं, अपनी परंपरा बना सकते हैं, जिससे हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके। पंकज जी कह हाँ रहे जी, हैं कि कुछ वो अनुपस्थित हैं, तो माफ़ी चाहते हैं, बेटी हाँ, का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, अ, पहले स्वास्थ्य देखें और हमारी सब शुभकामनाएँ हैं बिटिया के साथ, उनके साथ हम बात कर लेंगे आपस में। जी, जी, अपना जी, जी। जी हाँ, हाँ, तो पारुल। इस स्त्री लेखन का एक ये जो नया आयाम आपने दिखाया है, ये भी बहुत अच्छा है कि पुरुषों की तो हम हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उनका बोझ कुछ कम कर रहे हैं लेखन करके। ये अच्छी बात है। मैं अभी इस किताब के ऊपर आती हूँ दीदी, वो क्या था? रहस्य संस्मरण है। हाँ, हाँ, इस मतलब किताब ये पे बात हमेशा सुनिए थ्रिल ज़िंदगी में थ्रिल है पसंद आपको मुझे पता हाँ, है, पर हाँ, इतना थ्रिल ये क्यों? ये सब्जेक्ट क्यों? हाँ, हाँ, मैं बताती हूँ आपको। जी। देखिए इस किताब की जो
पड़ी, आइडिया कैसे आया मैं बताती हूँ। देखिए, भूत खेला तो एक प्रोजेक्ट था वाणी प्रकाशन के साथ, और वो मैंने किया क्योंकि मुझे बचपन से भूतों की कहानियाँ, किस्से, जासूसी उपन्यास और भूत प्रेत मुझे बहुत पसंद आते हैं। उनके अस्तित्व पे मुझे विश्वास हो ना हो अलग चीज़ है, विश्वास अलग चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में भी, लिखने में भी, फ़िल्में देखने में भी, तो वो मैंने किया। लेकिन ये जो थ्रिल है, ये थ्रिल ऐसे नहीं आया, ये थ्रिल ऐसे आया कि 2 घटनाएँ हैं। मैं अभी इस किताब के आने से पहले फिर बताऊँगी इस किताब जी, में किसकी किससे-किससे मैंने लिखवाया और कैसे लोगों ने जी, मैं पिछले सुन दिनों रही पिछले साल धीरेन्द्र अस्थाना जी, सीनियर वरिष्ठ साहित्यकार, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। वो बीमार थे, वो हॉस्पिटल में थे। उस दौरान मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने उनका हाल-समाचार जब मैं ले रही थी तो उन्होंने एक बात कही मुझसे कि मैंने कहा कि कैसा लग रहा है आपको? आप हॉस्पिटल में हैं और मुझे तो बहुत, मैंने कहा कब तक आप आएँगे बाहर? तो उन्होंने एक घटना बताई उन्होंने। उन्होंने कहा हुँ, कि गीता देखो, पता नहीं मैं इसको लिख पाऊँगा कि नहीं कभी लिख पाऊँगा, लेकिन तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे बाद की पीढ़ी की हो, तो तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल के कमरे में थे और अचानक उन्हें लगा कि कोई एक परछाई-सी सामने से गुज़री और खिड़की के पास जाके गुम हो गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का अनुभव, जब बहुत बीमार पड़ता हूँ, तो मुझे इस तरह का होता है अनुभव। ये अलग तरह का अनुभव है। ये भूत और प्रेत का मामला नहीं है। तो मैंने कहा कि ये इसको आपको लिखना चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि प्रज्ञा पांडे कथाकार हैं हमारे कंटेम्परेरी। जी, जी, उनसे प्रज्ञा से एक बार बात हो रही थी तो प्रज्ञा से मैंने पूछा कि क्या तुम्हें कभी इंट्यूशन होता है? मैं लोगों हुँ, से बातचीत उन दिनों शुरू कर चुकी थी कि क्या किसी को पूर्वाभास होता है? क्या कभी किसी ने किसी का सपना सच हुआ है? क्योंकि मैं सपनों से बहुत हुँ, परेशान रहती हूँ। मेरे सपनों की तो अलग कथा ही है। तो मैंने कई हुँ, लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या सपने कभी रियल लाइफ में देखे हैं कि कोई सपना देखा हो और रियल लाइफ में भी वही चीज हुई हो। तो मुझे कई दोस्तों ने बताया, उषा दीदी आ गई हैं, उसके बाद मैं अपनी हाँ बात जी। कंटिन्यू करूंगी। उषा दीदी प्रणाम। मैं यह हाँ, उषा जी का मैं स्वागत करती हूँ। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हाँ, जुड़े और बने रहिए। गीताश्री जी से मैं भी वो क्या था पुस्तक हाँ, पढ़ हाँ, के चर्चा कर हाँ, रही हूँ। हाँ। अब मैं ये पूरा कर दूं फिर उषा दीदी जी, से आप सवाल जी, करना। हाँ, जी। तो तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, सबसे बात करने लगी कि क्या आप लोगों को कभी पूर्वाभास होता है? किसी घटना का एहसास होता है? क्या सपनों ने कभी आगाह किया आपको? या कोई ऐसा अनुभव हुआ जो इस लोक का ना हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो, कुछ भी? भूत-प्रेत की कथाएँ नहीं पूछती थी मैं किसी से कि हुँ, भूत देखा कि हुँ, नहीं देखा, या मैं कहती थी कि कुछ ऐसा अनुभव है जो आभासीय सत्य जैसा हो कि एक हुँ, वर्चुअल स्पेस में तो हम जीते ही हैं। तो मुझे फिर वो प्रज्ञा ने ये बताया कि प्रज्ञा ने अपने जीवन की 2 घटना बताई जो हुँ, उसने किताब में लिखी। तो मैं एकदम जी, थ्रिल्ड हो गई कि वो अक्सर सपने में एक घर देखती थी और एक लड़का एक ऊँची ऊँची जगह पे बैठ के गिटार बजा रहा है। बाद में हुँ, इसकी प्रज्ञा की जब शादी हुई तो इसके हस्बैंड जी, गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं और वही लड़का जो जो इसने पहले देखा था। तो एक तो ये मुझे बहुत थ्रिल लगा। दूसरा कि एक घर वो देखती थी, जंगल है, जंगल में एक घर है और जब इसके फादर का ट्रांसफर हुआ तो ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे इसके फादर। जब ये वहाँ गई तो इसने अपने फादर को बताना शुरू किया कि इसमें ये दरवाजा है, इसमें ये इतने कमरे हैं, इधर बाथरूम है, इसमें ये है, वो है और सारा कुछ वही निकला। तो ये पूर्वाभास इसको कहते हैं। तो मुझे मुझे लगा कि यार इस तरह के संस्मरण और लोगों के पास होंगे और लोगों हुँ, के पास अनुभव होंगे इस तरह के। मुझे मैं ज उसके बाद मैंने सबसे बात करना शुरू किया, सबको मैंने एक पत्र लिखा कि अगर आपके पास ऐसा कोई अनुभव हो, तो लिखिए, हुँ, नहीं है तो हुँ, ज़बरदस्ती कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहानी हुँ, नहीं चाहिए मुझे। अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटा है और आप अभी तक हैरान हैं कि वो क्या था या वो क्या है, जिसको आप समझ नहीं पाए हो, तब तो आप हुँ, लिखिए। अगर हुँ, कहानी जैसा कुछ नहीं चाहिए, तब तो भूत-खेला टाइप हो जाएगा। मैं कहानी नहीं चाहिए, हुँ, मुझे हुँ, चाहिए आपके वो अनुभव। और अच्छा ये नहीं कि आप उसको अंधविश्वास फैलाना है। मुझे हुँ। आप ये लिख कर बताइए कि आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ और आप अभी पर तक ये भी नहीं। सच है, हमें ऐसा हाँ, अनुभव हर हाँ, किसी को होता ही है, हाँ, कुछ ना कुछ जीवन में सबके एक ना एक बार कभी न ऐसा अनुभव कभी। होता है। हाँ, हाँ, तो हुँ, इसमें जो मैं बताना चाहूँगी कि उषा दीदी अभी आ गई हैं। इस किताब में जी, कौन-कौन लोग हैं, मैं लेखिकाओं का एक बार नाम लेना चाहती हूँ। उसके बाद उषा दीदी से आप बात उषा दीदी का जी, लेख है इसमें एक जी, कि इसमें जो लेखिकाएँ हैं उनका नाम मैं ले ले देती हूँ। उषा किरण जी, खान, जी, अनिल जी, प्रभा कुमार, धीरेन्द्र अस्थाना जी,
दिव्या माथुर, आशा प्रभात, लक्ष्मी शर्मा, मनीषा कुलश्रेष्ठ, नीलिमा शर्मा, सपना सिंह, प्रज्ञा पांडे, रति सक्सेना, शिखा वार्ष्णेय, सुधा ओम ढींगरा, पंकज सुबीर, सुनीता शानू, पंकज कौरव, निर्देश निधि, अंजू शर्मा, प्रज्ञा तिवारी, प्रतिमा सिन्हा, शिल्पी झा, वंदना यादव, योगिता यादव, शर्मिला जालान और पापूरी गोस्वामी। ये सब हमारे समय की सब प्रखर लेखिकाएं हैं, सब जमी जमाई स्थापित लेखिकाएं, सारे बड़े नाम हैं इसमें। जो युवा लेखिकाएं हैं वो भी बड़ी धाकर हैं, और जो सीनियर्स हैं वो तो हैं ही हमारे साथ, उषा किरण खान और धीरेन्द्र स्थाना और मनीषा कुलश्रेष्ठ, रति सक्सेना, सीनियर है हमारे साथ इसमें। और एकदम नई पीढ़ी की शिल्पी झा, शर्मिला, प्रज्ञा, प्रतिमा सिन्हा, और हमारे साथ की भी सपना सिंह, नीलिमा, निर्देश निधि, मतलब मैंने जिंदा, आशा प्रभात, वरिष्ठ कथाकार में आशा प्रभात भी हमारे साथ है, दिव्या माथुर है। तो ये सब, ये सारे जमे जमाए नाम है, इनमें से किसी को पहचान का संकट नहीं है। ये सब बड़े और स्थापित नाम है, इन सब की अनेकों कहानियां, अनेक किताब आ चुकी है। तो इन सबको मैंने पत्र लिखा और कहा कि अगर आपका कोई अनुभव हो तो लिखिएगा। मजाक, मुझे लगता था कोई मेरा मजाक बनाएगा कि क्या करने चली है, कोई कह रहा अंधविश्वास। मैंने कहा नहीं, इसमें अंधविश्वास जैसा नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अनुभव आपको हुआ हो तो आप एक लिखना चाहते हैं तो हमारे लिए लिखिए। और मैं सच बताऊं पारुल, अभी अगली बातचीत आप उषा दीदी से करना, इसमें भी कुछ ऐसा है जिसको पढ़ के रोंगटे खड़े होंगे, जिसमें नीलिमा शर्मा का मैं भूल ही नहीं सकती। मैंने पढ़ा है जी। हाँ, और नीलिमा शर्मा लिखते समय कितनी तकलीफ में रही होंगी, मैं इसका अंदाजा कर सकती हूँ। वैसे सब में एक तकलीफों का दस्तावेज है ये अनुभव, और कुछ दिलचस्प भी है, कुछ तकलीफें भी हैं, और अंत में वही है कि पता नहीं वो क्या था, उसको आप क्या नाम देंगे मालूम नहीं, इसको क्या नाम देंगे मुझे मालूम नहीं। उषा दीदी आ गई हैं, उषा दीदी से बात करिए आप, उसके फिर आगे मैं सब लेखिकाओं की रचनाओं पे बात करूंगी। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं आप बनी रहें, हम इसके संपादन के बारे में भी आपसे बात करेंगे। उषा जी से मैं अभी यही बात चल रही थी, यही पूछना चाहती हूँ मैम, जैसे गीताश्री जी ने कहा अभी के पारलौकिक और अलौकिक कुछ शक्तियां हैं, या कुछ हम हमेशा हर कोई, चाहे हम कितना भी विज्ञान के तर्कों पर उसे खरा उतार लें या उस पर कस लें विज्ञान के तर्कों पर, लेकिन हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा अनुभव होता ही है। तो इसके विषय में आप कैसे कहना चाहती हैं? जैसे आपने लक्ष्मी दी के ऊपर उसमें लिखा है, और ये कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो आके किसी तरीके से हमसे बात करता है। तो आप इस अनुभव के, पारलौकिक अनुभव के और इनकी प्रामाणिकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उषा दी की आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है उषा जी। वो ना माइक को अनम्यूट कर लीजिए आप, नीचे माइक बना हुआ है जहां पर उसे अनम्यूट कर लीजिए, एक बार टैप कर दीजिए, शायद आवाज म्यूट हो रखा है आपका। नीचे जहाँ साउंड है ना वहां पे एक कैमरे का निशान बना हुआ है, एक माइक का निशान बना होगा, तो उसे एक बार टैप कर दीजिए आप। कर तो रही है कुछ, दीदी करती हुई दिख रही है। हो जाएगा। अरे दोबारा से आएंगे शायद। कुछ और दबा दिया उन्होंने। हाँ। उषा दीदी से अगर बात करना है ना अभी आपको, तो आप उनसे पूछिए कि वो उनके आर्टिकल का शीर्षक है वह लौट कर नहीं आई। हाँ। तो उनकी लक्ष्मण दीदी हैं, बड़ी बुआ, बाल विधवा, जो जीवन भर नैहर में रही, तो वो उनको उनकी मृत्यु के बाद भी वो सपने में सबके आती थी, और जब घर वालों ने उनका तर्पण किया उसके बाद उन्हें मुक्ति मिल गई। तो शायद वो मुक्ति मांगती थी सपने में भी आके। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि तो ये, और उस कहानी में, उस संस्मरण में ये अद्भुत है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अपने नैहर को संभालने में, संवारने में लगा दिया, अपने भतीजों के ऊपर लगा दिया। तो ये भी ये है कि जहाँ आपने अपनी सारा जीवन लगा दिया है, शायद आदमी की इच्छाएं और वो सब वहीं रह पाती हैं कि वो ही उसका तर्पण करें।
उषा दीदी कहाँ चली गई भाई? उषा दी से मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब तक मैं आपसे इसके हुँ, संपादन के बारे में बात करना चाह रही थी, हुँ। क्योंकि जितने अनुभव जीवन का आपको है, तो उसके हिसाब से संस्मरण एक किताब के लिए मेरे ख्याल से 1 क्या 2-3 किताबों के लिए आपके पास बहुत होंगे। एक तो सबसे संस्मरण लेके करना, और इसमें संपादन मतलब बहुत दुरूह कार्य है, अपने आप अपनी रचना लिख देना बहुत आसान काम है। और किसी से नहीं, लिखवाना और नहीं। उसे, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, नहीं, 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 पूछना आसान चाहती हूँ आपका अनुभव। देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है। क्रिएटिविटी एक आसान मार्ग नहीं है। वो तो जी, राव रे प्रेम को पीर महा तलवार की धार पे धावनो है। ये जो हुँ, क्रिएटिविटी का रास्ता है वो तलवार की धार पे चलने जैसा है। तो इसलिए इसमें आसान कुछ नहीं है, चाहे आप किसी से लिखवाइए या खुद लिखिए। जी, और जी। रही संपादन की बात, तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने जितनों ने मुझे लिख कर दिया है, कम सताया मुझे? कम तंग किया है? इतने रिमाइंडर, इतना परेशान पापोरी जी को तो बाकायदा धमकी देना पड़ा कि अगर 3 दिन के भीतर नहीं दिया, तो फिर देख अच्छा, लेना। तो अच्छा। इमोशनली इन सबको इमोशनली भी परेशान किया मैंने, और किसी से लड़ी, किसी से जूझी, किसी से कुछ। तो कुछ लोगों ने समय पे दिया, और कुछ साथियों को मैं रखना चाहती थी किताब में, लेकिन उन्होंने समय के बाद भेजा, तो उनका आर्टिकल रह गया, इसका मुझे अफ़सोस है। लेकिन कुछ लोगों ने समय पे भेजा, और मैं सबके पीछे पड़ी रही कि जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। सबसे पहले जो आर्टिकल मुझे भेजा वो उषा किरण खान दी ने भेजा, और उषा दी में ये बात है हुँ, कि अगर उनको कोई काम सौंप दो तो बहुत सीरियसली वो समय से पहले ही कर हुँ, देती हैं। वो हम सबसे ज़्यादा युवा हैं और सक्रिय हैं। हुँ, बाकी हुँ, लेखिकाओं ने सबने मुझे सहयोग किया। शायद ही कोई एकाध बच गई होंगी जिन्होंने मुझे मना किया। कोशिश सबने की लिखने की, लेकिन सबके पास ऐसे अनुभव हो ज़रूरी नहीं है। जैसे जी, प्रज्ञा रोहिणी से मैं चाहती थी कि वो लिखें, प्रज्ञा ने कोशिश भी की लेकिन वो नहीं लिख पाई, उसका अनुभव ऐसा नहीं रहा होगा। लेकिन हुँ, बहुत सारे हुँ, लोगों के पास ऐसे अनुभव थे, उन्होंने लिखे। किसी ने हुँ, कहानी गढ़ी नहीं, किसी ने कहानी बनाई नहीं, पूरी की हुँ, पूरी ज़िंदगी है इसमें। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें जी, देखेंगे सबका अपना फर्स्ट अकाउंट में मैं हुँ, शैली में लिखा हुआ सबका अपने जीवन की घटनाओं का ज़िक्र है कि उनको कब कैसा क्या अनुभव हुआ और उनकी जी, ज़िंदगी में क्या घटा। वो किसी के सपने का, किसी का हैलुसिनेशन बोलते हैं उसको, वो है, किसी की ये मनीषा कुलश्रेष्ठ का है एक कि वो स्कॉटलैंड गई थी, वहाँ पे उनको एक ऐसा अनुभव हुआ कि जो वो समझ नहीं पाई कि वो क्या था। तो हुँ, मैं हुँ, जब इनके आर्टिकल्स पे एक-एक करके बात करूँगी, तब मैं हुँ। आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल उषा दी को जोड़ सके तो उषा हाँ, दी को सुधा मैंने गीता दोबारा से लिंक भेज दिया है। सुधा दी हाँ। बोल रही हैं, इस पुस्तक का हिस्सा बनना अच्छा लगा। सुधा जी और बहुत संपादन करती हैं खुद भी। अभी उनकी संपादन में 2 महत्वपूर्ण किताबें आई हैं, और एक तो हिंदी हुँ, की पहली किताब है वो अम्ल घात। उस तरह का काम साहित्य में हुआ ही नहीं। वो बहुत ज़रूरी काम है, और इस एक किताब ने सुधा जी के प्रति मैं सचमुच से हिंदी साहित्य को ऋणी होना चाहिए कि इस तरह का काम साहित्य में हुआ ही नहीं। लोगों ने कहानियाँ तक नहीं लिखी, जो काम सुधा जी ने कर दिया सबसे लिखवा के, और एक संग्रह भी ले आई। अभी इनका प्रेम कहानियों का, वैश्विक प्रेम कहानियों का भी हाँ, एक वैश्विक प्रेम। संकलन है। तो वो सुधा जी खुद ही बहुत अच्छी संपादक हैं। हम सब तो इनके पीछे चल रहे हैं संपादन में कि इनकी देखा देखी हम भी कोशिश में लगे हैं कुछ संपादन कर ले। इस सुधा जी पुस्तक मेरे साथ की जो जुड़ी। हुँ, इसकी हाँ जो क्या? प्रक्रिया रही है गीता जी, तो हम्म। उसके दौरान कोई रोचक किस्सा, कोई कठिनाई, कुछ आपको कोई ऐसा कुछ हो तो आप शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि अ, विषय ऐसा था, मतलब तार्किकता की कसौटी पर जाएँ तो एक हाँ तो हाँ हाँ, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या आपको ये भय नहीं लगा? क्योंकि ये बहुत ही महीन विषय है, यथार्थ और जो इंट्यूशन कह लें, उसकी एक बहुत ही पैनी सी तार के ऊपर चलने जैसा है। ऐसा ऐसा है कि जब मैंने भूत खेला लिखा था तब पंकज सुबीर जी ने भी मुझे बहुत डाँटा था।
कोई नहीं बचा था जिसने मुझे न हड़काया हो कि क्या करती हो तुम पर, तो एक तो पहले ही से है कि कुछ भी लिखती है, आरोप लगता है कि कुछ भी लिखती है गीताश्री। और बहुत सारे जो वो लोग हैं नैतिकता के जो पहरेदार हैं, जो नैतिकता के जो दरोगा लोग हैं, उनको मैं ऐसे ही खटकती हूँ कि पता नहीं क्या क्या लिखती है, ऊपर से भूतखेला लिख दिया। तो देखिए मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ, और मैं जब जो मेरा मन आता है, जो मेरा मन करेगा लिखने का, क्योंकि मुझे लिखना है ना, मैं किसी से भाड़े पे तो नहीं लिखवाती हूँ। तो मैं मेरा मन, और मुझे पब्लिशर छाप रहा है और मुझे लिखना आता है, तो मैं लिखती हूँ। और एक लेखक को अपना रेंज नापते रहना चाहिए कि किस रेंज, कितनी रेंज है उसकी। तो मैंने लिखा, तो वो थ्रिल मेरे दिमाग में था। मैं जानती थी कि मुझ पर ये आरोप लगेगा कि अंधविश्वास फैलाती हैं, और लोगों ने फेसबुक पे भी लिखा कि हाँ, हम यही दिन आ गए हैं कि हिंदी साहित्य में भूत प्रेत ये वो होंगे। तो देखिए हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि पॉपुलर लिटरेचर से लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, पॉपुलर लिटरेचर नहीं चाहिए, लुगदी साहित्य उसको साइड कर दो। पढ़े किसी भी साहित्यकार से ज्यादा पढ़ा वही साहित्य जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको साइड कर, आपकी किताब एक एडिशन भी खत्म नहीं होता, उसके 3-3, 4-4, 5-5 लाख प्रतियां बिक जाती हैं। तो आप कहते हैं हम तो पाठकों के लिए लिखते हैं, तो किस पाठक के लिए लिखते हैं? क्या पाठक पाठक भी आप ढूंढते हैं पाठक, या जब अगर आप पाठकों के लिए लिखते हैं तो आपने पाठकों से पूछा है कि उन्हें क्या पढ़ने में मजा आता है? आप वही जबरदस्ती पढ़ाएंगे जो आप पढ़ाना चाहते हैं, या पाठकों के स्वाद के बारे में भी सोचेंगे? ये फर्जी बातें करते हैं लोग कि पाठकों के लिए लिखता हूँ, मेरे लिए तो पाठक ही सब कुछ है, जो है सो पाठक है। अरे बाबा, तो पाठक ये भी पढ़ता है, इसके भी पाठक है। तो मैंने उस पाठक के लिए लिखा, मेरे पाठकों ने पढ़ा, खूब हाथों हाथ लिया मेरे बुद्धखेला को। जब ये किताब मैं कर रही थी तो मुझे सबसे अधिक डर था पंकज सुबीर जी से, कि पता नहीं वो इस पे तैयार होंगे कि नहीं होंगे। और लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि ना सिर्फ वो तैयार हुए, मैंने अपनी बातों से उन्हें कन्विंस किया, बल्कि इसमें उनका एक आर्टिकल भी है और उनका एक हाँ, अपना हाँ, अनुभव भी है, और हाँ, सबसे कौवा अलग तरह का। का अनुभव, कौवा का जो अनुभव उनका सबसे अलग तरह का अनुभव है। तो देखिए उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसा अनुभव था जिसे वो अब तक दर्ज नहीं कर रहे थे। जब नहीं मैंने कर उनसे रहे ये थे। बात कही, तब वो अपनी स्मृतियों में जाकर उन चीजों को उन्होंने निकाला। तो यही तो निकालना मैं चाहती थी, यही मैं जानना। देखिए हम सब जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जिंदगी क्या जो दिख रही है वही जिंदगी है, या इसके पार भी कुछ है, इससे अलग भी कुछ है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हम सब जिंदगी को समझने ही की कोशिश तो कर रहे हैं, अपने अपने माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, या हम कुछ भी लिखते हैं तो उसके माध्यम से हम समझने। मैं यहाँ पे एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी, शर्मिला जलान ने अपना अनुभव लिख के भेजा। तो उसकी शुरुआत में एक बड़ी प्यारी सी कहानी, जैन कहानी लिखी उसने। वो मैं इस किताब के संदर्भ में आपको इससे जी, क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं, बताएं एक बताएं। कहानी है उसमें, उसमें कहानी कि एक जैन साधक है, हाँ। जैन साधक है। वो सपने में देखता है कि वो तितली बन गया है, और फूलों पर, पत्तों पर, शहद भरे छत्तों पर वो खूब मंडरा रहा है, घूम रहा है, गुलशन में जा रहा है, बागीचे में जा रहा है, पत्तों पे उसके बाद वो नींद खुलती है उसकी। जब वो जागता है तो वो सोचता है, जागने के बाद वो सोचता है कि उसने ऐसा सपना क्यों देखा। क्या मैं मनुष्य हूँ जो तितली होने का सपना देखता है, या क्या मैं तितली हूँ जो मनुष्य हो जाने का सपना देख रहा है? ये है हमारी जिंदगी, कि क्या हम वो हैं जो हम हो, क्या हम वो नहीं हैं जो हम हो जाने का सपना देखते हैं, या क्या हम वो है जिसकी खोज है हमें, या जो हम जो जिनका सपना बार बार देखते हैं। ये जो सपने का जिक्र मैं बार बार करती हूँ, सपनों को ठीक से डिकोड नहीं किया जा सका। कोई मनोवैज्ञानिक सपनों को डिकोड ठीक से नहीं कर पाया है। फ्राइड का सिद्धांत है कि आपके अवचेतन में जो बातें होती हैं या आपकी दमित आकांक्षाएं आती हैं। लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि मेरे सपने में बचपन से लेकर अभी तक अगर हर रात कोई एक नदी आती है, कोई समंदर या पानी आता है, तो मैं कैसे मानूं कि वो मेरे अवचेतन में कोई पानी पानी बह रहा है जिसे मैं सपने में देखती हूँ। मैंने बहुत खोज की कि आखिर मैं हर रात पानी क्यों देखती हूँ। मैंने बहुत खोज की। तो हम सब ढूंढते हैं अपनी जिंदगी में, कोई एक चीज होती है जो बार बार दिखती है। नीलिमा शर्मा की को सपने में
कुछ दृश्य बार बार दिखते थे, बार बार, और वो हाँ। समझ नहीं पाती थी कि क्यों दिखते हैं। अंत में रियलिटी में उसको वो चीजें अनिल प्रभा कुमार सपने में देखती है, वो परेशान होती है कि मैंने ऐसा क्यों देखा बार बार ये सपना, फिर वो रियलिटी में घटित होती है। इस तरह के सपनों को लेके और लोगों ने, सपना सिंह का एक है कि सपना सिंह ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला सपने के आधार पे किया। अब आप हंसेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन किया, और आज उसकी जिंदगी अगर अच्छी है, सुखी है, अपने ढंग का की जिंदगी उसने चुनी, तो सिर्फ उस एक सपने की बदौलत। एक बड़ा फैसला लिया उसने, सपने में देखा, उसे लगा उस कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसने अगले दिन एक डिसीजन लिया और घर वालों को सुना दिया, और वो अनुभव उसने लिखा है। तो एक सपने कहीं ना कहीं आपको आगाह करने आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको चेताते हैं कि पूर्वाभास देते हैं आपको। इंट्यूशन है, अंतर्बोध है। ये अलग बात है कि हम उस अंतर्बोध को पकड़ नहीं पाते, हम महसूस, एक छठी इंद्री कहते हैं ना, स्त्रियों के पास तो ऐसे भी छठी इंद्रियां होती हैं, सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, तो जिससे हम सूंघ लेते हैं आने वाले खतरों को, भाप लेते हैं। हम हम स्मेल करते हैं कि कुछ होने वाला है। जैसे हम कई बार होता है कि घर में कुछ अप्रिय घटित होना होता है, तो आपका मूड उखड़ जाता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, हाँ, कुछ हाँ। अजीब सा लगता है। ये क्या है? इंट्यूशन है, पूर्वाभास है। आप उसको समझ नहीं पाते। तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है जिसको आप डिकोड कर सके। जिंदगी का पासवर्ड नहीं है सबके पास, आप नहीं खोल के देख सकते जिंदगी का इनबॉक्स। आपको इसमें बहुत जूझना पड़ता है। आप अपनी क्रिएटिविटी में यही खोजते रहते हैं, अपने पात्रों के माध्यम से तलाशते रहते हैं, लेकिन आप नहीं पहुंच पाते उस अंत तक, उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस किताब के अनुभवों में उसी अंतर्बोध को, उसी सत्य को तलाशती हैं सारी लेखिकाएं। उषा दीदी गीता, लगता नहीं जुड़ पाएंगी। हाँ, उषा दी, पता नहीं, मैंने दोबारा भी लिंक भेजा है, बहुत ही मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। लेकिन अभी हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं, तो मेरे जो हाँ, भी साथी जुड़े हुए हैं, कहीं तो हमारे साथ इस पुस्तक की लेखिकाएं ही जुड़ी हुई हैं। उनमें से जो भी कोई अपना प्रश्न रखना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, या और भी हमारे साथी गीता जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो वो कमेंट में आप कर सकते हैं, सामने आ जाएगा और गीता जी उसका जवाब देंगी। तब तक मैं मैं गीता दी आपसे ये जी मैं थोड़ा-सा बता दें, 24-25 लेखिकाएँ हैं और एक-एक के जी आर्टिकल पर कमेंट करना 15 मिनट में असंभव होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ यहाँ बता दूँगी तो फिर लोग पढ़ के कैसे जानेंगे? जी, तो बिल्कुल, लोग, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, हाँ, किताब तो के मैं बारे में कुछ आप बताएँ और थोड़ा जो आपका अपना अनुभव है, क्योंकि आप सामने हुँ। हैं, तो हम उसे भी सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से लेकिन देखा। इस किताब से एक बात तो क्लियर हुई है कि सपनों की जो ताकत है ना, वो पूरी तरह से खुल कर आई है। पंकज कौरव ने जिसे स्वप्न लोक लिखा है, इसमें उन्होंने हकीकत और सपनों के बीच झूलते हुए कुछ सवाल उठाए हैं। तो इसमें पहली बार जिन लोगों ने लिखा है, उन सब का या तो इंट्यूशन हुआ है, या जैसे पहली बार मैंने अपने संपादन में कोई आर्टिकल लिखा, वो भी पंकज सुबीर जी के कहने पे। मैं नहीं लिख रही थी, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर आप खुद नहीं लिखोगे तो सबको लगेगा कि हमसे लिखवाया और अपना अनुभव हाँ, नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने उनके दबाव में लिखा। मैंने अपने संपादन में कभी नहीं लिखती हूँ, यहाँ इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मैं मेरे इंट्यूशन के, मेरे पास कई घटनाएं हैं, मुझे पूर्वाभास हमेशा होता है, और कई बार होता है, कई घटनाओं का होता है। कई बार तो ऐसा अच्छा। होता है कि जैसे, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई घटना कोई घटती है, मैं वहां पे जाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने पहले कहीं देखा है, ऐसा हुआ है, कहाँ हुआ है, कहीं हुआ है, तो मुझे ध्यान आता है, बहुत रिकॉल करती हूँ, तो मुझे लगता है यार कहीं सपने में तो नहीं उषा दी देखा आ था। तो गई हैं। अब उषा दी से उषा बात दी, करते आप हैं। उषा दी, आपका माइक अब सही है, आप बोल पा रहे हैं, तो मेरा सवाल वही है कि अलौकिक और प्रालौकिक, ये 2 लोक की बातें और ये अनुभव के बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले हेलो हेलो तो हो, उषा दीदी की आवाज तो आए। हेलो, हेलो उषा दीदी। मेरे यहाँ उनकी उषा आवाज़ नहीं दीदी। आ रही है ना? नहीं। दीदी, आप नीचे माइक होगा, माइक का जो निशान बना होगा, उसे एक बार टैप कर देंगे, उसपे लाल रंग का एक लाइन आ गया होगा, तो एक बार दबा देंगे आप उसे, तो आपकी आवाज़ आ जाएगी।
फिर चली गई। नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ, हाँ। हम कोशिश करेंगे कि उषा जी से उषा दी से अगले एक अलग बातचीत, हाँ, एक अलग हाँ, सेशन में हम उनसे मिलें, अलग और मैं सेशन किसी से से घर बातचीत में करें। बात करके रखूँगी कि वो उनको जोड़ के रखें। तो हाँ, हाँ, जैसा कि हाँ। आप अभी बताने वाली थी, आप लेखिकाओं के बारे में जो हुँ, इसके हुँ, हुँ। जैसे थोड़ा-थोड़ा बताने मैं, वाली थी। हाँ, उषा थोड़ा-थोड़ा दीदी, आप बता सुन दे। पा रही हैं हमें? वो बोल तो रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, हमें आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, मैं अगले कार्यक्रम में आपको फिर अलग से ही बुलाने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी? आप बनी रहिए हमारे साथ। वो कुछ-कुछ बोल रही हैं बाद में। जी, जी, जी। जी, 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 हेलो। नमस्ते। आपसे मैं अलग ही एक कार्यक्रम में मिलूँगी। मैं आज बात करती हूँ आपसे। उषा दी से जी, अलग गीता अलग जी। से बात कर लेना। हाँ। जी, जी, हाँ, मैं बिल्कुल। कह रही थी कि बहुत सारी सारी लेखिकाओं का तो मैं यहाँ पे आर्टिकल का ज़िक्र नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अ, मैं इतना कह देती हूँ कि इतना बताना चाहती हूँ कि जितने जैसे सपना, प्रतिभा, शर्मिला, पापोरी, निर्देश निधि जी, आशा प्रभात जी, दिव्या माथुर जी, जितना मैंने एक चीज़ दिव्या माथुर जी का एक बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जब वो हॉस्पिटल में थी, उनको भी कैंसर था, और जब उनका हैलुसिनेशंस एनेस्थीसिया की वजह से, तो उस समय उस दौरान इंसान क्या-क्या देखता है, अपने शरीर को अपने सामने देखता है, या अपनी देह से अपनी आत्मा को, या वो उस दौरान का अनुभव लिखा है उसने। ये भी एक जी। अलौकिक अनुभव वो ही है अद्भुत कि है, वो अद्भुत है। अद्भुत, हाँ, अद्भुत है। मतलब हाँ, दिव्या माथुर जी का, इसी तरह से हाँ। लक्ष्मी शर्मा जी का आप पढ़ो कि कि जब इंसान बहुत परेशानी में होता है, तो बहुत परेशानी, तो उसे लगता है कि कोई कोई रोशनी फूटती है, कोई एक हुँ। कोई है उसके साथ, उसके कमरे में। इस होम आइसोलेशन के दौरान, इन 15 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। पहले मैं बोलती थी अच्छा। कि तू तू साथ मेरे चल रही है इत्र में डूबी हवा, तू अकेला, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं ये बोलती थी। मैंने इस तरह का अकेलापन कभी जिया नहीं था। जिस अकेलेपन में मैं रही हूँ इन 15 दिनों में, तो कई बार लगता था कि ढेर सारी परछाइयाँ आपको, हो सकता है वो मेरे मन का वहम ही होगा, लेकिन कई परछाइयाँ आपको घेरती, क्योंकि आप मृत्यु के भय से गुजरते हैं और जंग जी, लड़ जी। रहे होते हैं, ज़िंदगी और मृत्यु के मुहाने पर खड़े होते हैं। लक्ष्मी शर्मा को भी इस तरह के वरिष्ठ कथाकार जयपुर में रहती है लक्ष्मी शर्मा, उनको भी कि उन्हें हनुमान कई जी से बार, बहुत हाँ, पॉज़िटिविटी उन्होंने बताया हाँ, कि हाँ, नहीं। हाँ, कि वो कि कोई कोई ताकत है जो उनकी मदद कर रही है। तो ये एक अनुभव उन्होंने अपना लिखा। तो इस तरह का बहुत सारे लोगों को मैं किताब मेरे पास अभी पहुँची नहीं है। अगर किताब हाथ में होती तो मैं आपको मैं देखकर मैं दिखा सबका, देती हूँ, हाँ, ये किताब मेरे पास हुँ। अभी है। ये हाँ, किताब वो, है। हाँ, हाँ। हाँ। सबसे सबने इतना अच्छा लिखा है कि सब पे बहुत सब पर बोला जा सकता है, लेकिन किताब जी। हाथ में होती तो मैं एक-एक जितने लोगों का मुझे याद है, वो मैं जैसे मनीषा का मैं बताना चाहती हूँ। मनीषा कुलश्रेष्ठ जो स्कॉटलैंड गई थी, तो एडिनबरा हुँ। में ना एक 16वीं 14वीं 15वीं शताब्दी का की कब्रिस्तान है, कब्रगाहें हैं वहाँ पे। तो जी। वहाँ पे पैर अपने आप खींचे चले जाते हैं। उस एरिया में मैं भी जा चुकी हूँ। तो जब मैं भी घूमते-घूमते अचानक पैर अपने आप अंदर चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चुंबक जैसे कोई खींच रहा हो। तो कब्रों पे ढेर सारी कहानियाँ लिखी होती हैं। ना जाने कितनों के प्यारे, कितने जोड़े, कितने खूबसूरत लोग, कितने हम जैसे उसमें दफन होंगे। तो उस समय जब अच्छा, यूरोप में क्या घोस्ट टूर भी होता है। तो वहाँ के बाद तो जब वो हुँ। घोस्ट टूर कर रही थी, तो एक ऐसी हुँ। जगह पे गई जिस जगह का नाम था दुखों की सड़क। वो तहखाना जैसा हुँ। था। तो अचानक हाँ। उनको लगा कि कोई ऐसा बच्चा चल रहा है जो पैर घसीट-घसीट, जिसकी चप्पल टूट गई हो और पैर घसीट-घसीट के चल रहा हो। बाद में जो घोस्ट टूर का गाइड था, उसने बताया कि जब प्लेग फैला था, तो बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे नज़रबंद कर दिए गए थे। जो जहाँ था उन्हें वहीं बंद कर दिया गया। बहुत सारे बच हुँ। गए, बहुत सारे मर गए। तो वहाँ पे एक एनी नाम की लड़की थी जो कहते हैं कि वो अपनी अपनी डॉल ढूँढती है वहाँ गुड़िया पे। को हाँ। हाँ, गुड़िया ढूँढती है। तो
वहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनके कपड़े खींचती है। तो अब और मनीषा ने खुद वो ऐसी आवाज़ सुनी कि कोई एक बच्चा पैर मेरे घसीटते रोंगटे हुए खड़े चल हो रहे रहा हैं है। सुन के। हाँ, हाँ, रोंगटे। तो एक अनुभव उसको हुआ। तो ये अनुभव है, ये अनुभव लिखा, कहानियाँ नहीं गढ़ी ज़बरदस्ती की, एक अनुभव है। इसी तरह से निर्देश निधि ने स्वप्न में देखा और वो घटना बाद में घटी। हाँ, वो जो हाँ, अमेरिका स्पेस हाँ, हाँ, स्टेशन गिरने का हाँ, था। हाँ, 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 स्पेस बहुत 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 अच्छी अच्छा पापोरी ने कुछ रहस्यमय गांठें खोलने की कोशिश करती हैं जो कब वो जिन्हें वो खोल नहीं पाई। प्रतिमा सिन्हा का बहुत ही मार्मिक और पर्सनल अनुभव है अपने परिवार का। और वो जैसे कई बार घर में होता है, कोई बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, और तो आपको लगता है कि वो लौट कर आएंगे, और फिर कोई एक नई जिंदगी आती है तो आपको लगता है वो लौट आया। तो इस तरह का अनुभव प्रतिमा ने लिखा है। शिखा वार्ष्णेय लंदन में रहती हैं। शिखा के आर्टिकल का शीर्षक है एक तारा जमीन पर उतर आता है। तो वो यात्रा में गई थी और मदद करने वाले कुछ अनजान लोगों के से मुलाकात हुई, और लोग फिर कभी दिखे नहीं उससे। तो एक अलग तरह का ये अनुभव था शिखा के लिए। शिल्पी झा एकदम युवा लेखिका हैं, पूर्ण विराम के बाद लिखा है उन्होंने कि कई बार हमारे मुंह से कुछ शब्द, कुछ वाक्य निकलते हैं जो घटित हो जाते हैं। मैं अभी परसों ही यतीन्द्र मिश्र को कह रही थी कि यार तुम देववाणी करते हो क्या, तुम मुझे 2 पुरस्कार मिले, तुम बोले अरे गीता जी तीसरा मिल जाए तो मजा आ जाए, हैट्रिक हो जाए। अचानक 3 दिन बाद तीसरा आया, और 3 मैंने हो फोन किया, गए। 3 हो गए। मैंने कहा कुछ लोगों के मुंह से ना, कुछ लोग पता नहीं बचपन में ऐसा लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या खा के बड़े हुए हो कि जो मुंह से निकालते हो जाता है। तो ये भी एक तरह का अनुभव है कि आपके मुंह हाँ, से कुछ निकलता है और वो घटित हो जाता है। सुनीता शानू ने जो लिखा है उसमें है कि हमेशा अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। सुनीता का आर्टिकल आप किताब में आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से जी। योगिता यादव बहुत अच्छी कथाकार है। उन्होंने नक्षत्रों की अबूझ लिपि में उनका है, और वो बूझने की कोशिश करती हैं, हम सब डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और आशा प्रभात जी सीतामढ़ी में रहती हैं। मैं जगत नंदिनी उनकी सीता पर बहुत अच्छा उनका उपन्यास है। इसमें उनके अपने बेटे के साथ संवाद है जिसमें वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि सृष्टि का सच उतना ही नहीं है जितना हम पढ़ते, देखते या सुनते हैं। हमारी दृष्टि से भी परे सृष्टि का विस्तार है जो हमारी आंखों से ओझल है। तो इस चीज को वो अपने बेटे के अनुभव के साथ जोड़ के लिखती हैं। और इस तरह से जितनी मतलब मैं उतना किताब रहती तो मैं और लोगों का पढ़ के आपको, सुधा ओम जी का दीदी मैंने पढ़ा, आपने वो मधु एक के ऊपर लिखा है, हम मधु मधु के लिए हाँ, भी सुनना चाहते हैं। आपने मधु के ऊपर लिखा है, जो आपकी एक दोस्त थी, बिल्कुल एकदम हाँ, कॉलेज हाँ, टाइम में, बच्ची, और वो किताबों की बड़ी शौकीन थी, और वो आपने उनको हाँ, हाँ। पूरा साक्षात देखा जाने से पहले। वो देखो मैं अभी भी मानती हूँ कि वो इंट्यूशन था। वो वो गुजर चुकी थी, और मुझे बार-बार वो दिखती थी, ऐसे ऐसे कभी नहीं दिखी वो। लेकिन 2 बार दिखाई दी। मैं हॉस्टल की खिड़की पे बैठी थी और मुझे लगा रेल की पटरी पे कोई लड़की खेल रही है। मुझे लगा ये मधु है। अचानक मैं हॉस्टल में, मेरी बहुत सारी दोस्त हैं फेसबुक पे, उनको पता है हॉस्टल में जो मेरा कमरा था उसके ठीक पीछे रेलवे की पटरी थी। ट्रेन गुजरती थी उधर से। तो हम सब वक़्त काटते थे खिड़की पे बैठ के, ट्रेन आते-जाते। कोई दोस्त अगर ट्रेन से जा रही हो तो हम हाथ हिलाते थे उसको। तो मुझे अचानक लगा मधु। फिर जब मैं रास्ते में थी तो अचानक रास्ते पे गाड़ी रुकी, तो मुझे लगा रोड पे मधु खड़ी है। मैंने कहा भैया वो मधु थी। तो जब मैं घर पहुंची तो पता चला कि मधु गुजर चुकी है। तो मैं ये नहीं मानती कि मधु का भूत था या मधु की आत्मा थी। मधु से मैं इतनी जुड़ी हुई थी, और चूंकि मेरा मन लगा हुआ था उस पे। मेरी माँ कहती थी कि जब किसी से मन लगा हो, लौ लगी हो, तो वो चीज बार बार आपको दिखती है। तो मेरा मन लगा हुआ था, इकलौती दोस्त थी वो मेरी कटरा कस्बे की। तो मुझे वहां जाना था, मैं उसके लिए ढेर सारी किताबें लेकर जा रही थी उसको देने के लिए। तो मेरा मन लगा हुआ था मधु से मिलना है, मधु से बातें करनी है, मधु के पास जाना है। तो और वो गुजर चुकी थी। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन हो रहा था कि मधु अब नहीं है इस दुनिया में। तो मेरा इंट्यूशन जो अंतर्बोध है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है।
बहुत स्ट्रांग है। जैसे होता है ना किसी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, तो मेरे भीतर मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग है चीज़ों को भाँप लेने की कि कुछ कुछ बुरा या कुछ अच्छा कुछ भी, तो मुझे लगता है कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। कई बार नहीं भी होता है, लेकिन कई बार होता भी है। जीवन में मेरे बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जिन पे मैं लिख सकती हूँ कि मुझे कब-कब, कहाँ-कहाँ क्या हुआ और वो चीज़ें हुईं। तो वो मधु के लिए मेरे साथ ये हुआ और और मैं वहाँ पहुँची और पता चला वो नहीं है। तो वो दुःख बहुत सालों तक मेरे भीतर रहा और कई बार आप दुःख अगर आपके भीतर घुस के बैठ जाता है आपकी आत्मा में, हुँ। तो आपको बार-बार वो चीज़ परछाई की तरह दिखती लगता है, वो मधु की परछाई, वो मधु है, वो है, वो है। जैसे एक कहानी मैंने पढ़ी थी, एक रियल बताती हूँ कि मेरे एक जी। रिलेटिव थे, वो बुज़ुर्ग होके जब जा रहे थे इस दुनिया से, तो जाने से पहले वो अपने पुरखों को याद कर रहे थे, तो उनको उस वो जिस तरह से वो बड़बड़ा रहे थे, उसमें वो सबको देख-देख के बड़बड़ा रहे थे। देखो फलना खड़ी है, देखो फलना खड़ा है, सब मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ मैं। तो ब ये एक इंट्यूशन जब मृत्यु शैया पे कोई होता है, वो झूठ नहीं बोलता है। वो जा रहा है तो उसको उनको हो सकता है उनकी आत्मा में वो सारे लोग बसे हों, वो अंत में उन्हें याद करते हैं, तो उन्हें वो सब दिखाई देने लगते हैं। तो ज़िंदगी बहुत अबूझ है पारुल कुल मिला के, ज़िंदगी बहुत अबूझ है, हम नहीं बूझ पाते हैं ज़िंदगी को। मैं अपने सभी दोस्तों को बता देना चाहती हूँ कि जो देर से जुड़े हैं उन्हें बता दूँ एक बार कि पिछले 2 हफ्ते से कोरोना से जूझ रही हैं गीता दीदी और मेरे एक छोटे से आग्रह पर वो यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। हमें थोड़ा-सा बुखार भी होता है तो हम समझ सकते हैं कि हम बैठ तक नहीं पाते हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमें बहुत मतलब इससे सीखना चाहिए और सबको सीखने को मिलेगा कि ये प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है। ये अरे अपने नहीं, अपने पैशन के लिए अपना जोश और अपना डेडिकेशन होता है इंसान का। अरे नहीं, मैं तो बहुत सारे का ज़िक्र नहीं कर पाई, अंजू शर्मा के आर्टिकल का नहीं कर पाई, जी, जी। वंदना यादव का नहीं कर पाई, सुधा जी का, रति सक्सेना जी का हम फिर डिटेल नहीं इकट्ठा बता हो पाई। जाएँगे, मुझे लगता है हम हाँ, सभी फिर सुनना चाहेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों कि आप इन में से लोगों कोई भी अगर गीता दी से सवाल करना चाहते हैं, तो वो अभी पूछ सकते हैं, अभी 2-3 मिनट हमें हैं। बीमार से जी, क्या दीदी। सवाल जी, करोगे? दीदी। जी। बीमार से क्या सवाल करोगे? अब जब मिल ही गई है तो फिर तो सब कुछ पूछेंगे। जी, दीदी बताएँ। तो और इसके बाद दीदी क्या भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? आगे और कौन-सी इस तरह की किताबें आ रही हैं? अभी फ़िलहाल तो मैं कोई संपादन नहीं कर रही हूँ। अब अच्छा। अपने लेखन में अब कुछ समय दूँगी, हो गया संपादन का। सुधा ओम ढिंगरा जी कह रही हैं, मुझे अंतर्बोध अक्सर होता है। अक्सर होता है, जी। हाँ, सुधा जी, हाँ, मैंने आपका पढ़ा, आपने बहुत ज़बरदस्त लिखा है, बहुत बढ़िया। आप इसको शेयर करिएगा कहीं और इसको आप सब इसको कहीं छपवा सकते हैं आप लोग। सबने बहुत अच्छा लिखा है और इतना रियल और इतना कथारस है इसमें और इतनी ज़िंदगी है और इतनी सच्चाई है कि और कहीं किसी ने कोई अंधविश्वास की तरफ लेकर नहीं गया है। यहाँ तक कि वंदना यादव तो एक दिन ऐसी मुझे कहानी सुना रही थी अपने पुराने घर की, यहाँ पे एयरफोर्स एरिया में धौला कुआं में जब जिस पुराने घर में रहती थी, तो वो उसकी घटना जब सुना रही थी, मैंने कहा यार लिख दो, तुम लिख दो इसको, तो उस पुराने घर का अनुभव। लेकिन कहीं भी किसी ने भूत या प्रेत एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं की है हुँ, इसमें। हुँ। सबने अपने अंतर्बोध को पकड़ा है और अपने जीवन की उन अबूझ घटनाओं को डिकोड करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है कि वो क्या था, वो क्या है। कोई नहीं समझ पाया है कि वो क्या था, वो क्या है, लेकिन सबके साथ कुछ न कुछ घटा जिसको उन्होंने ज़िक्र किया। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को, तो मैंने नीलिमा को तो यही कहा था कि लिख दो, वो लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने कहा लिख दो, तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिलेगी, बहुत दर्द क्योंकि भरा है लेखन उनका। लेखन हाँ, लेखन एक थेरेपी है और तुम हुँ। मुक्त हो जाओगी दर्द से। आपको जो है गेट वेल सून बोल रहे हैं हमारे दोस्त आशा जी बोल रही हैं, जल्दी आपको हाँ, स्वास्थ्य लाभ हो। आशा जी प्रणाम। हाँ, थैंक यू, जल्दी। नरेंद्र सिंह जी हाँ, थैंक यू। हाँ, हो जाऊँगी, बस 3 दिन के बाद चेकअप है। चेकअप ठीक हो कराएँगे जाऊँ। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक हो जाऊँगी। और एक हाँ, हाँ। दीदी हाँ, क्योंकि बहुत हाँ। सीरियस सब कुछ हो गया है, तो मैं लास्ट में एक थोड़े से अच्छे से मोड़ पे इसे खत्म करना चाहती हूँ। आपको इतने दिनों बाद देखा है, अच्छा लग रहा है। अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएँगी? क्योंकि मुझे पता है कि आपको किशोर कुमार तो बहुत पसंद है।
हम लोग कहते थे कि कज़ा से आँख लड़ी है जरा ठहर जाओ, करीब मौत खड़ी है जरा ठहर जाओ। तो हम लोग कहते थे कि मृत्यु को जब आएगी तो कहेंगे कि जरा ठहर जाओ, अभी किशोर दा ने तो अभी-अभी गाना शुरू ही किया है, तो जरा हुँ, किशोर दा को सुन ले फिर चले जाइएगा। तो हाँ, हॉबी क्या गाना सुनना, मस्ती करना, गपबाजी करना, दोस्तों के साथ हाय करना, पढ़ना, लिखना और मस्त रहना, आनंद में रहना। मेरे लिए आनंद जो है आनंद अमार गोत्र, उत्सव अमार जाति। मेरा जो अच्छा। आनंद है वो मेरा गोत्र है और उत्सव मेरी जाति है। तो वाह, मैं वाह! तो उसी मस्ती वाह, में वाह! रहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी से तो तो पॉज़िटिविटी आपके चारों तरफ एक ऑरा जो क्रिएट होता है ना, वो इसीलिए क्रिएट होता है इसीलिए शायद। कोरोना भी पॉजिटिव हो गया। इसीलिए कोरोना को तो आपके जिस पास दिन आना ही था, जिस दिन बताइए। आना ही था पॉजिटिव हो गया। लेकिन हाँ। दामन छोड़ दो, गो, दामन हाँ, छोड़ बिल्कुल, दो अब और हम किसी भी के यही दामन कहते हैं तुम मत पकड़ो। बिल्कुल जो है कि आप जल्दी से सही हों और फिर से हम बात करें आपसे। बहुत अच्छा लगा बात करके और ललिता हमारे जो भी दोस्त बाद में भी इस प्रोग्राम को अगर देखें, आप कुछ भी बात लिखना चाहते हैं, गीता दीदी से बात कहना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं, तो ये पोस्ट यहाँ रहेगी, आप उसके बाद भी सवाल कर सकते हैं और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहें। गीता दी मैं बता दूँ पूजा जी हमारे साथ हैं, सुधा दी हैं, पापोरी जी हैं, नरेंद्र जी हैं, ललिता अस्थाना जी हैं और रितम्बरा हैं, शिखा वार्ष्णेय जी हैं। शुक्रिया आप सभी का यहाँ बने रहने का। आशा जी हैं और शीला जी हैं। सभी का सभी जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रही हूँ, वंदना दी का, तो सभी का जो है बहुत-बहुत धन्यवाद और दीदी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जाते-जाते दीदी के लिए मुझे मालूम है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ पिछले 2 हफ्ते से उन्हें, तो मुझे मालूम है कि वो किस हालात में थी और मैं उनके लिए एक बात बोल के ये जो है वार्ता को यहाँ खत्म करना चाहती हूँ कि ऐ काफ़िले वालों सच कहना, बेवजह तो वो बदनाम नहीं, मंजिल की तमन्ना आम सही, मंजिल से मोहब्बत आम नहीं। हिंदी के लिए वाह! इनकी मोहब्बत है जो दीदी यहाँ आके बैठी हैं और मुझसे इनकी मोहब्बत है, आप सबसे इनकी मोहब्बत है कि दीदी यहाँ आके बैठी हैं। दीदी बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। मंगलवार को हम फिर से एक नए लेखक के साथ शिवना प्रकाशन के पेज पे मिलते हैं। जी दीदी, मैं आपके बाय। साथ ये नमस्ते, और नमस्ते। नमस्ते।